नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल माई पाठशाला में और पाठशाला रेलवे एग्जाम में। रोज की तरह आज भी आपके लिए डीसीए लेकर आ गया हूं। डेली करंट अफेयर्स अगर आप करते रहेंगे तो बाद में जब आपका एग्जाम आएगा तो बोझ आपको महसूस नहीं होगा। तो फिलहाल पूरे उत्तर भारत में और पश्चिमी भारत में आपके जो लू का प्रकोप है वो जारी है। लू यानी कि गर्म हवाएं, जिसे हीट वेव भी कहा जाता है, ये जारी है। जब कभी पर किसी स्थान पर 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा टेम्परेचर रहता है लगातार कई दिनों तक, तो वहां पे हीट वेव उत्पन्न हो जाती है। पहाड़ों के लिए ये टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी कि पहाड़ों पर 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर का टेम्परेचर अगर आपको देखने को मिलता है तो वहां पर भी कहा जाता है कि हीट वेव जनरेट हो गई है। लेकिन कल एक खबर आई कि राजस्थान का जो चुरू है वहां पे 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देखने को मिला है। ऐसे में राजस्थान जो है ये विश्व के सबसे गर्म स्थानों में से पाया गया और 32 साल की गर्मी का रिकॉर्ड टूट गया है। तो आपने थोड़ा इस गर्मी के मौसम में अपना थोड़ा सा ध्यान रखिए और पानी वगैरह पीते रहिए, क्योंकि गर्मी में अगर सबसे ज्यादा परेशानी हो सकती है तो वो आपको डिहाइड्रेशन की हो सकती है, कि आपके शरीर में पानी की कमी हो जाए और ऐसे में आप बीमार पड़ सकते हैं। बहुत ज्यादा जरूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकले, क्योंकि वैसे भी कोरोना है और ऊपर से ये हीट वेव। तो फिलहाल आपके यहाँ का मौसम कैसा है जरूर कमेंट सेक्शन पर लिखकर बताइएगा, और कितना टेम्परेचर आपके यहाँ जा रहा है वो भी थोड़ा सा लिखकर बताइएगा। चलिए चलते हैं आज के करंट अफेयर्स की ओर। 28 मई तारीख है और किसको वर्ष 2020 का प्रतिष्ठित NYIPLA, ये क्या है, बात जरूर करेंगे इसके बारे में, इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए चुना गया है। फिलहाल देखा जा रहा है कि ये ऐसे जो छोटे मोटे अवार्ड होते हैं, छोटा मोटा अवार्ड तो नहीं कह सकते, लेकिन ऐसे जो अवार्ड होते हैं जिनका हमने नाम तक नहीं सुना होता, जब किसी भारतीय को मिलता है तो वो हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासकर एसएससी के लिए। कुछ बच्चों का सवाल रहता है कि सर ये जो आप करंट अफेयर्स कराते हो ये सभी एग्जाम्स के लिए है। बिल्कुल सभी एग्जाम्स के लिए है। अगर आप यूपीएससी के लिए भी पढ़ना चाहते हैं तो एटलीस्ट आपको ये जरूर पता चल जाएगा कि कौन सी घटनाक्रम जो है वो वर्तमान समय में घटित हो रहे हैं। क्योंकि मेरा जो करंट अफेयर्स रहता है उसमें पहले मैं डिटेल सेक्शन पे बात करता हूं। मुझे लगता है कि अगर आपको करंट अफेयर्स समझ में आ गया तो आप बड़ी आसानी से वन लाइनर और क्विज के जरिए उन्हें आराम से याद कर सकते हैं। चलिए पहली जानकारी की तरफ चलते हैं, फिर इस क्वेश्चन को डिस्कस जरूर करेंगे। पहली जानकारी आ रही है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने अभी हाल ही में एक कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया, यानी कि सम्मेलन का उद्घाटन किया। आप सभी को पता है कि कोविड-19 के दौरान सभी एमएसएमई इकाइयां जो हैं उनकी हालत थोड़ी सी खराब हो गई है, क्योंकि इनका जो फंड है वो जनरेट नहीं हो पा रहा। ऐसे में उनके लिए नए नए सेक्टर बनाने के लिए, उनको नए नए सेक्टर में अपॉइंट करने के लिए एमएसएमई इकाइयां, सूक्ष्म लघु जो उद्योग होते हैं, उसमें किसी भी तरीके से उनको नए नए सेक्टर या नया नया काम उनको दिया जा सके, ऐसी योजनाएं बनाई जा रही हैं। ऐसे में दो व्यापारी संघ, एक एसआईडीएम यानी कि सोसाइटी फॉर इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर एंड भारतीय उद्योग परिसंघ, सामने आए हैं और इन्होंने ये कॉन्क्लेव का आयोजन किया। न्यूज पढ़ते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के ई कॉन्क्लेव की अध्यक्षता की। एमएसएमई के ई कॉन्क्लेव का वर्चुअल सम्मेलन रक्षा उत्पादन विभाग, भारतीय उद्योग परिसंघ जिसे CII यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री कहा जाता है, और भारतीय रक्षा निर्माताओं के संगठन यानी सोसाइटी फॉर इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर द्वारा संयुक्त रूप से इसे आयोजित किया गया। इसकी जो थीम रही, इसका जो विषय रहा वो ये रहा, बिजनेस कनेक्टिविटी फॉर एमएसएमईज इन डिफेंस एंड एरोस्पेस सेक्टर। किसी तरीके से हम एमएसएमई जो हमारे सूक्ष्म एवं लघु उद्योग है उनको इस सेक्टर पे लेकर आ पाए। कॉन्क्लेव के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ग्लोबल कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ राष्ट्र की लड़ाई में सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स और अन्य सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों द्वारा निभाई गई भूमिका की सराहना की है। तो अभी हाल ही में कॉन्क्लेव आयोजित किया गया, किस लिए किया गया? एमएसएमई जो भी हैं उनको डिफेंस सेक्टर से जोड़ने के लिए, उनके लिए डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में कहीं ना कहीं कोई ना कोई रोल तलाशने के लिए। इस बारे में ये वर्चुअल बैठक की गई। हाल फिलहाल CII की बात करें तो CII भारत का बहुत पुराना उद्योग परिसंघ है। वर्तमान समय में इसके प्रेसिडेंट हैं मिस्टर विक्रम S किर्लोस्कर। किर्लोस्कर का नाम आपने जरूर सुना होगा, इंजन बनाती है ये कंपनी और भी बहुत सारी चीजें बनाती है। तो किर्लोस्कर सिस्टम लिमिटेड के वाइस चेयरमैन जो है वर्तमान समय में आपके CII यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के हेड हैं सिंस 1895, 1895 से ये संस्था काम कर रही है। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य भारत में व्यापार का माहौल बनाए रखना और किसी तरीके से इस प्रकार से व्यापार के माहौल को बनाए रखना जिससे देश की उन्नति हो।
अगर आप कहें तो ये एक ऐसा उद्योग परिसंघ है जो भारत सरकार के लिए कार्य करता तो है, लेकिन ये नॉन गवर्नमेंट है, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। इसके डायरेक्टर जनरल है मिस्टर चंद्रजीत बनर्जी। अगला जो हम लोग ने देखा था वो था हमारा एसआईडीएम यानी कि सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर। सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर में देश की जो भी डिफेंस मैन्युफैक्चरर कंपनियां हैं वो और जो भी विदेश से हमारे यहाँ इन्वेस्ट करते हैं उन सभी कंपनियों का एक परिसंघ है, ताकि देश में जो भी डिफेंस से जुड़ा हुआ मैन्युफैक्चरर है उसके सेक्टर को प्रॉपरली डेवलप किया जा सके। हाल फिलहाल एसआईडीएम के जो प्रेसिडेंट हैं वो है मिस्टर जयंत डी पाटिल, जो कि फुल टाइम डायरेक्टर हैं, यानी कि पूरे समय के लिए यहां पर डायरेक्टर हैं। फिलहाल ये लार्सन एंड टुब्रो से आते हैं। जबकि वाइस प्रेसिडेंट जो एसआईडीएम के हैं वो है मिस्टर एसपी शुक्ला और ये महिंद्रा ग्रुप से आते हैं। मिस्टर बाबा कल्याणी जो है ये इससे जस्ट पहले आपके एसआईडीएम के डायरेक्टर और चेयरमैन थे, ये भारत फोर्ज लिमिटेड से आते हैं। जबकि मिस्टर सुजीत हरिदास जो है ये डायरेक्टर जनरल हैं एसआईडीएम के और ये सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर के पूर्ण टाइम के अपूर्णकालिक अधिकारी हैं। इसके अलावा दो और ऐसे उद्योग से जुड़े हुए संस्थाएं हैं, मंडल हैं, जिनके बारे में आपको नाम आपने जरूर सुना होगा, उनके बारे में भी आपको जरूर पता होना चाहिए। एटलीस्ट कम से कम इतना जरूर पता होना चाहिए कि ये इनका मुख्यालय कहां पर है और इनके हेड कौन है। एसोचैम का फुल फॉर्म है द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये एक मंडल है, आप समझ सकते हैं, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल। इसमें कई सारी कंपनियां रजिस्टर हैं। अगर किसी भी कंपनी को काम करने में दिक्कत महसूस होती है या सरकार से उनको किसी तरह की अपेक्षाएं हैं तो ये जो प्रतिनिधि मंडल है ये उनका काम करता है। फिलहाल इसके जो अध्यक्ष हैं निरंजन हीरानंदानी हैं, 1920 में इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान समय में लगभग 4,50,000 सदस्य हैं और 1 लाख से अधिक कंपनियां इसकी सदस्य बनी हुई हैं। इसके अलावा एक और नाम आपने सुना होगा, फिक्की की स्थापना महात्मा गांधी जी के राय पर हुई थी और 1927 में इसका गठन महात्मा गांधी जी की सलाह पर घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम ठाकर द्वारा की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और वर्तमान समय में संगीता रेड्डी, अभी इनको अपॉइंट किया गया है थोड़े दिन पहले ही, संगीता रेड्डी जो है ये वर्तमान समय में आपकी फिक्की की अध्यक्ष हैं। जबकि जो इसके संस्थापक सदस्य थे वो घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास थे। फिक्की जो है ये महासंघ है, आप समझिएगा, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल। एसोचैम जो है ये एक मंडल है, जबकि ये जो है ये एक फेडरेशन है। फिक्की का फुल फॉर्म है द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ये देश में कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो व्यापारियों वर्ग के लिए या जो उद्योग के लिए एक एनवायरमेंट तैयार रखती हैं। चलिए चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। अगली जानकारी जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं वो है नितिन गडकरी, हमारे वर्तमान समय में सड़क मंत्री आप इन्हें कह सकते हैं। तो हाल फिलहाल अभी चंबा टनल का उद्घाटन किया। चंबा कहां पर है? चंबा उत्तराखंड में है और ऋषिकेश से धिरासू को जोड़ने वाले रास्ते के बीच में पड़ने वाला एक कस्बा है। चारधाम परियोजना उत्तराखंड में उपस्थित 4 धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ को जोड़ने की एक परियोजना है, जिसका उद्घाटन आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2016 में किया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि जो 4 धाम की यात्रा करने जाते हैं तीर्थयात्री, उनको अच्छी सड़क मुहैया कराना और उनका जो भी तीर्थ यात्रा है उसमें जो भी कष्ट है उनको किसी भी तरीके से सड़क मार्ग से कम करने की योजना है। आप समझ सकते हैं कि केवल और केवल मान लो यहां पर जो है वो जो रूटिंग है यानी कि जो रूट है उसको अच्छे तरीके से डेवलप करने की ये योजना है, जिसे 4 धाम योजना कहा गया। 4 धाम योजना का कुछ पार्ट बीआरओ भी डेवलप कर रहा है। बीआरओ का मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है ये आपका सीमा सड़क संगठन है, जिसकी वर्तमान समय में हेड है लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। उन्होंने अभी हाल ही में एक चंबा टनल जो है चंबा कस्बे में बनाई गई है, 440 मीटर की ये टनल है। इसका उद्घाटन अभी हाल ही में नितिन गडकरी जी से वर्चुअली रूप में करवाया। इस टनल के जरिए चंबा कस्बे में नहीं जाना पड़ेगा, लोगों को भीड़ में नहीं जाना पड़ेगा और वो शहर में नीचे से रास्ते से निकल जाएंगे। थोड़ा सा और बात करते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने चंबा में 4 धाम कनेक्टिविटी परियोजना के तहत बनाए जा रहे मार्ग के एक हिस्से के रूप में, केवल एक हिस्से के रूप में एक 440 मीटर लंबी टनल का उद्घाटन किया है। इस सुरंग से 4 धाम मार्ग NH94 जो कि ऋषिकेश से धिरासू या धरासू और गंगोत्री खंड पर यात्रियों द्वारा लगने में जो भी समय है उसमें काफी कमी आ जाएगी, क्योंकि यह शॉर्टकट रूट प्रोवाइड करेगा। फिलहाल मैं आपको इसके बारे में और थोड़ा सा बता देता हूं। पहले देखते हैं ये बना कहां पर है।
ये आपका ऋषिकेश है। ऋषिकेश से आप धरासू जाओगे, रास्ते में आपको चंबा कस्बा मिलेगा। चंबा कस्बे पे आप देखो, यहां से रोड जो है वो टनल के नीचे से जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर आपको अभी नहीं दिख रहा हो तो पीडीएफ में देख लेना, वहां पे आपको नजर आएंगे। ये आपके 4 धाम है। ये है यमुनोत्री, ये है आपका गंगोत्री, मैं थोड़ा इधर हो जाता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखे। ये आपका केदारनाथ और ये आपका है बद्रीनाथ। इन चारों धामों तक ऋषिकेश से प्रॉपर कनेक्टिविटी बनाने के लिए इस योजना में 12,000 करोड़ रुपए की 4 धाम योजना को शुरू किया गया है। 4 धाम योजना में ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग के बीच में जो है वो है 58 NH58 140 किलोमीटर का। रुद्रप्रयाग से मन्ना आप यहां पे जाएंगे तो ये जो पूरा का पूरा है ये आपका NH58 है जो कि 160 किलोमीटर का है। लेकिन जो न्यूज हम बात कर रहे हैं वो ऋषिकेश से धिरासू के रास्ते में है और इसी में बीच में पड़ता है चंबा। ये जो है ये है NH94 जो कि 144 किलोमीटर लंबा है और इसी पर 440 मीटर लंबी सुरंग बनाई गई है जिसे चंबा सुरंग कहा जा रहा है। ये 4 धाम परियोजना के जरिए जो भी आपके धाम है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, इनको प्रॉपर ऋषिकेश से कनेक्ट किया जा रहा है और इस कनेक्शन की वजह से जो भी यात्रियों का समय है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बचने वाला है। 12,000 करोड़ रुपए की परियोजना है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। और लगभग 889 किलोमीटर लंबे राजमार्ग के लिए निर्माण किया गया है, जिसमें से 250 किलोमीटर का जो लंबे राजमार्ग का कार्य है वो बीआरओ यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को सौंपा गया है। बीआरओ का नाम आपको याद आ रहा है? अभी कुछ दिन पहले मैंने एक न्यूज भी आपको बताई थी कि बीआरओ ने अभी लॉकडाउन के दौरान ही अरुणाचल प्रदेश में एक पुल का उद्घाटन किया है, दापोर जियो पुल, जिसकी वजह से चीन को काफी दिक्कत हुई। दापोर जियो पुल जो है ये आपका तामलिंग डिस्ट्रिक्ट में सुबर्णसिरी नदी पर बना हुआ है। इसका भी उद्घाटन अभी हाल ही में बीआरओ ने करवाया था। चलते हैं अगली जानकारी की ओर। आई थिंक आपको न्यूज समझ में आ गई होगी कि क्या न्यूज है, क्या मामला है। अगली जानकारी है, जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं ये है मेजर सुमन गवनी। इनको यूएन सैन जेंडर एडवोकेट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। 29 मई को संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय दूध दिवस मनाया जाता है, उस दिन इनको सम्मानित किया जाएगा। तो भारतीय सेना की अधिकारी सुमन गवनी को संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ऐसा पहली बार होगा कि जब किसी भारतीय शांति रक्षक को इस अवार्ड से नवाजा जाएगा। सुमन गवनी संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत दक्षिण सूडान में तैनात थी। हाल ही में उन्होंने दक्षिण सूडान में अपना पूरा मिशन कर लिया है और वो वापस दिल्ली आ गई हैं। सुमन गवनी के साथ ब्राजील सेना की एक कमांडर कार्ला मेंटेiro डे कास्ट्रो अराउजो को भी जेंडर एडवोकेट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इस अवार्ड के लिए नामों की घोषणा करते हुए संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने दोनों महिलाओं को प्रभावशाली आदर्श बताया है और उन्होंने बताया है कि ये दोनों महिलाएं ब्लू हेलमेट के लिए प्रेरणा है। ब्लू हेलमेट यूएन का सिंबल माना जाता है और शांति दूत जो भी लोगों को परेशानी से बचाते हैं, जो भी आबादी जनता के लिए मदद करते हैं, उनको ये ब्लू हेलमेट पहनाया जाता है। और फिलहाल ये एक तरह से आप समझ लीजिए ऐसी सोसाइटी होती है, ऐसा एक सैन्य बल होता है जो लोगों को खतरे से बचाता है। गवनी जी की बात करें तो पहली बार किसी भारतीय को मिलेगा यह सम्मान। मेजर सुमन गवनी और ब्राजील की नौसेना अधिकारी कमांडर कार्ला मेंटेiro डे कास्ट्रो अराउजो को संयुक्त राष्ट्र शांति दूत अंतरराष्ट्रीय दिवस के दिन 29 मई 2020 को आयोजित एक ऑनलाइन कार्यक्रम में सम्मानित किया जाएगा। इन दोनों महिलाओं को एक ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सम्मानित किया जाएगा। कोविड-19 के चलते लॉकडाउन की वजह से यह फैसला किया गया है। मेजर सुमन गवनी जो है ये उत्तराखंड के टिहरी के पोखर गांव में रहने वाली है और इनके भाई और बहन दोनों ही सेना में हैं। फिलहाल भाई जो है वो वायु सेना में है और जो बहन है वो थल सेना में अफसर है और अभी हाल फिलहाल इन्होंने अपने दक्षिण सूडान का जो मिशन खत्म किया है, अब ये वापस दिल्ली में आ गई हैं। अगली जानकारी तो चलते हैं, लेकिन उससे पहले ब्राजील का नाम आया ना। ये बताइए कि इस बार आपका जो गणतंत्र दिवस था, 71वां गणतंत्र दिवस, उसमें मुख्य अतिथि के रूप में ब्राजील के राष्ट्रपति जी को बुलाया गया था। उनका नाम क्या था? लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन पे। तो कमेंट सेक्शन पे लिखकर जरूर बताइएगा कि ब्राजील के राष्ट्रपति जिनको अभी इस साल 71वें गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था, उनका नाम क्या था। भारत की तरफ से मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया जाना, ये भारत की तरफ से दिया जाने वाला सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान होता है जो किसी विदेशी को दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, अगर कभी भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत की तरफ से दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, जैसे सऊदी अरब की तरफ से क्या दिया जाता है, जायद मेडल दिया जाता है,
युगांडा की तरफ से कुछ और दिया जाता है। तो ऐसे हर देश की तरफ से कुछ ना कुछ दिया जाता है। तो ऐसे ही भारत की तरफ से मुख्य अतिथि के रूप में बुलाना ही जो होता है, ये भारत की तरफ से दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है जो किसी विदेशी नागरिक को दिया जाता है या किसी विदेशी प्रतिनिधि को दिया जाता है। अगली जानकारी तरफ चलते हैं। ये जो तस्वीर है ये तो आप सभी जानते हैं, ये है योगी आदित्यनाथ जी। तो इन्होंने अभी हाल ही में कामगारों को रोजगार देने में मदद के लिए एक प्रवासी आयोग बनाने का फैसला किया है। माइग्रेशन कमीशन बनाया जाएगा। अब ये माइग्रेशन कमीशन करेगा क्या? देखिए, बहुत सारे लोग जो हैं लॉकडाउन के दौरान, बहुत सारे मजदूर और श्रमिक जिन्होंने पलायन किया और दूसरे राज्यों से यूपी में वापस अपने घर आए, ऐसे में यूपी सरकार की इस योजना के तहत ये प्लान बनाया जा रहा है कि इनको वापस ना भेजा जाए, इनके स्किल के हिसाब से जो कुछ भी रोजगार इनको हो सकता है वो यहीं पर दे दिया जाए। तो इसके लिए प्रवासी आयोग का गठन किया जाएगा। प्रवासी आयोग क्या करेगा? इनका उल्लेख करेगा, इनको अपने पास डेटाबेस में रजिस्टर करेगा और इनके हिसाब से काम ढूंढने में इनको मदद करेगा और साथ साथ जो भी सिफारिशें इनके काम के लिए हो सकती हैं वो देने का प्रयास करेगा। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने इससे पहले अभी हाल ही में कुछ दिन पहले एक स्टार्टअप फंड की घोषणा की थी और स्टार्टअप फंड जो शुरुआत किया जाएगा वो सिडबी के सहयोग से शुरू किया जाएगा। सिडबी आप सभी जानते हैं। आगे चलते हैं। तो उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने घोषणा की है कि वह प्रवासी श्रमिकों के कौशल की पहचान करने और उन्हें रोजगार प्रदान करने के लिए एक प्रवासन आयोग का गठन करने वाली है। सरकार ने वापसी करने वाले श्रमिकों को बीमा और नौकरी सुरक्षा योजना प्रदान करने की भी योजना बनाई है। इस घोषणा के अनुसार 25 लाख श्रमिक और प्रवासी राज्य लौट आए हैं। भारतीय प्रवासन आयोग प्रवासियों उनके कौशल की जानकारी हासिल करेगा और प्रशिक्षण, रोजगार और ऋण सुविधाएं भी उन्हें प्रदान करेगा। तो ऐसा कौन सा राज्य है जो प्रवासियों के लिए नया प्रवासी आयोग गठित करने जा रहा है? तो वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आपके योगी आदित्यनाथ और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। नासा ने डब्ल्यू फर्स्ट पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत है, इसलिए आप इसे डब्ल्यू फर्स्ट ही पढ़ लीजिए क्योंकि स्पेलिंग जैसा तो कुछ बन नहीं रहा है। वैसे डब्ल्यू फर्स्ट का फुल फॉर्म भी है, इसका फुल फॉर्म है वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप। हब्बल का छोटा भाई आप कह सकते हो। हब्बल जो था ये विश्व का सबसे बड़ा टेलीस्कोप है जो उपग्रह की भांति पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है और लगातार हमें नए नए ग्रहों की, नए नए तारों की तस्वीरें भेजता चला जा रहा है। हबल टेलीस्कोप का जो आकार है वो एक स्कूल बस जितना है और जब ये लॉन्च हुआ था तो कहा गया था कि नासा ने अपनी सबसे बड़ी गलती की है। एक टाइम इसे 1983 में लॉन्च किया जाने वाला था, लेकिन नासा के पास पैसा ना होने की वजह से इसे 1990 में लॉन्च किया। जब 1990 में इसे लॉन्च किया तब उस समय इसकी जो अनुमानित कीमत थी वो लगभग 600 करोड़ थी और ऐसे में जब ये लॉन्च हुआ उसके बाद इसके जो मिरर थे वो सही तरीके से फोकस नहीं थे और ये धुंधली तस्वीरें भेज रहा था। तब पूरी दुनिया ने इसको मजाक बना दिया और नासा का मखौल उड़ाना शुरू कर दिया। लेकिन नासा ने इसमें एक खास बात बना के रखी थी कि इसकी सर्विसिंग हवा में ही की जा सकती है, यानी कि ये जब चक्कर लगा रहा है तभी इसकी सर्विसिंग की जा सकती थी। ऐसे में 1993 में एक मिशन हुआ और 3 साल तक ये धुंधली तस्वीरें भेजता रहा। उन धुंधली तस्वीरों की हम अध्ययन करते रहे, लेकिन 1993 में एक मिशन के जरिए इसको फिर से ठीक किया गया और अब इसका दूसरा वर्जन भेजने की तैयारी हो रही है। तो नासा ने अंतरिक्ष एजेंसी की पहली एग्जीक्यूटिव महिला थी ये नासा के अंदर, जिनका नाम है नैन्सी ग्रेस रोमन। 2018 में इनका निधन हो गया था और इन्हें कहा जाता है ये हब्बल की मम्मी है या हब्बल की माता है या हब्बल की जननी के रूप में माना जाता है, क्योंकि इसका जो मेन प्रोग्रामिंग फीचर था वो इन्होंने ही डेवलप किया था। तो नासा ने अंतरिक्ष एजेंसी की पहली प्रमुख खगोल विज्ञानी नैन्सी ग्रेस रोमन के नाम पर अपनी अगली पीढ़ी के स्पेस टेलीस्कोप, जिसका नाम है वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप, का नाम बदल दिया है। अब इसे नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप या रोमन स्पेस टेलीस्कोप कहा जाएगा, जो कि 2025 में लॉन्च किया जा सकता है। नासा की पहली प्रमुख खगोल विज्ञानी नैन्सी ग्रेस रोमन ने व्यापक ब्रह्मांड में खोज करने के लिए अंतरिक्ष दूरबीनों का मार्ग प्रशस्त किया था और किस तरीके से इनको बनाया जा सके इसके लिए उन्हें हब्बल स्पेस टेलीस्कोप की माता अर्थात जननी के तौर पर भी जाना जाता है, जिसे 30 साल पहले लॉन्च किया गया था 25 अप्रैल को। हब्बल का नाम एडमिन पॉवेल हब्बल के नाम पे रखा गया था, जिन्होंने बहुत फेमस एक दूरबीन बनाया था जो रिफ्लेक्टर पर काम करती थी और यह विश्व का हब्बल टेलीस्कोप से पहले बना हुआ सबसे बड़ा दूरबीन था। तो फिलहाल नासा के प्रशासक जो हैं, यानी कि वर्तमान समय में नासा के जो हेड हैं वो है जिम ब्रिंडेस्टाइन। उन्होंने कहा कि नैन्सी ग्रेस रोमन के नेतृत्व और दृष्टि के कारण ही संभव हो सका कि नासा एस्ट्रोफिजिक्स में अग्रणी बन गया और दुनिया की सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन हब्बल को लॉन्च करने में कामयाब हुआ था। तो फिलहाल नैन्सी ग्रेस रोमन जिनका देहांत हो गया
2018 में हो गया था। अब उनके नाम पर एक वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप भेजा जाएगा जिसका नाम रहेगा रोमन स्पेस टेलीस्कोप या नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप। अगली जानकारी है, और ये जो था यही आपके स्क्रीन पर सवाल था। भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक IBM वैज्ञानिक राजीव जोशी जी को वर्ष 2020 का प्रतिष्ठित NYIPLA इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड चुना गया है। NYIPLA क्या है? NY से मतलब न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एसोसिएशन द्वारा प्रदान किया जाने वाला यह पुरस्कार है जो किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में, किसी विशेष क्षेत्र में एक नए आविष्कार के लिए, जिससे लोगों का भला होता हो, जिससे जनता की भलाई होती हो, उसको प्रतिष्ठित करने के लिए, उसको पहचान दिलाने के लिए इस अवार्ड की घोषणा की जाती है। इस बार यह मिला है IBM के राजीव जोशी जी को। IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, अभी इससे जुड़ी हुई एक न्यूज कुछ महीने पहले आई थी कि वर्तमान में इसके CEO बना दिए गए हैं अरविंद कृष्णा, एक भारतीय अरविंद कृष्णा। तो फिलहाल भारतीय अमेरिकी IBM वैज्ञानिक राजीव जोशी को वर्ष 2020 में प्रतिष्ठित इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए और कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षमताओं को बेहतर बनाने के लिए उनके योगदान के लिए दिया जा रहा है। वर्तमान में डॉक्टर जोशी न्यूयॉर्क के IBM थॉमसन वॉटसन सेंटर में कार्यरत है। राजीव जोशी जी को मिला NYIPLA इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड। अगली जानकारी है मेरा पानी मेरी विरासत योजना। कभी कभी निर्णय अच्छे होते हैं लेकिन गलत टाइम पे ले लिए जाते हैं। ऐसा ही कुछ हरियाणा में घटित हुआ। हरियाणा सरकार, मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक योजना शुरू की, मेरा पानी मेरी विरासत योजना, किसानों के लिए। उनका कहना है कुछ, वो ये कहते हैं कि जो धान में, यहां पर एक नई बात उन्होंने लिखी हुई है कि धान की फसल से मिलने वाला धन तो पानी की तरह बह जाता है, लेकिन धान उगाने में जो पानी लगता है वो कभी वापस नहीं आता। तो आगे आने वाली पीढ़ी को बर्बाद ना करें, उनके लिए पानी को संभाल के रखें। मामला क्या है? मामला यह हुआ कि जैसे ही हरियाणा सरकार ने यह योजना शुरू की, फार्मर्स ने एक ट्रैक्टर मार्च निकालकर किसान बचाओ खेती बचाओ अभियान शुरू कर दिया, जो कि इसके विरोध में चलाया जा रहा है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत किसानों को 60,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा या समर्थन मूल्य मिलना है, प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। लेकिन 7,000 रुपए प्रति एकड़ उन्हें तब मिलेंगे जब वो धान की खेती पर, यानी जहां पर वो अभी तक धान चावल उगा रहे हैं, वहां पर बाजरा मक्का दलहन जैसी फसलों को उगाएंगे। मामला यह है कि हरियाणा सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं, उनका कहना है कि लगातार हमारे यहाँ के जो किसान हैं वो 2,06,000 हेक्टेयर भूमि पर लगातार धान की फसल करते चले आ रहे हैं, क्योंकि उनसे धान से ज्यादा मुनाफा उन्हें हासिल होता है। ऐसे में लगातार धान उगाने से लिए, धान उगाने में पानी बहुत लगता है। आप सभी को पता है कि धान जो है उसमें लगभग पानी भरा रहना चाहिए खेतों में, तभी वो उगता है। और इन धान की फसल को निकालने के लिए वो लगातार पानी को जो है वो लगातार वेस्ट कर रहे हैं, लगातार वो बढ़ाते चले जा रहे हैं। दूसरा ये है कि फसल में रोटेशन भी नहीं आ पा रहा, और जो जमीन की उर्वरता है वो भी धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। और जमीन की उर्वरता बनाए रखने के लिए वो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे कई उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें प्रदूषण भी फैलता है। उनका कहना है कि आप ऐसा करो कि अगर आप अपने 50% खेत पर, जैसे 2,06,000 हेक्टेयर भूमि है, तो उसमें 1,03,000 हेक्टेयर भूमि पर आप धान की जगह बाजरा उगा लो, मक्का उगा लो, या फिर अगर आप दलहन उगा लो, दालें उगा लो, तो ठीक रहेगा। उससे पानी कम लगेगा और खेत भी अपना पुनर्जीवन कर पाएंगे। और अगर आप ऐसा करते हो तो हम प्रति एकड़ आपको 7,000 रुपए प्रदान करेंगे। लेकिन किसानों ने कहा कि आपने ये जो कहा है वो ठीक है, लेकिन अभी हमारे पास पैसे नहीं है, और इस तरीके से आपने हमें बर्बादी की तरफ धकेल दिया है। और ये सरकार ना तय करे, ये सरकार ना तय करे कि हमें क्या उगाना है, हमारी जमीन है, हम ही बताएंगे क्या उगाना है। तो इसलिए वो इसका विरोध कर रहे हैं। और इस जो विरोध का जो मार्च है या विरोध का जो प्रदर्शन है, उसका नाम रखा गया है किसान बचाओ खेती बचाओ अभियान। तो हरियाणा राज्य सरकार द्वारा जल संरक्षण के उद्देश्य से मेरा पानी मेरा विरासत योजना शुरुआत की गई है। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार पानी की अधिक खपत वाले धान के स्थान पर ऐसी फसलों को प्रोत्साहित करेगी जिनके लिए कम पानी की आवश्यकता होती है। विरोध प्रदर्शन करने वाले किसानों का मत है कि राज्य सरकार को यह बात तय करना नहीं चाहिए और यह किसानों के ऊपर छोड़ देना चाहिए। उन्होंने वैसे 8 ब्लॉक नामित किए हैं, जिसमें सिरसा, रतिया, गोला, इस्माइलाबाद, सीवन, पीपली,
शाहबाद बबैन में पिछले वर्ष बोई गई धान की भूमि में से किसानों के लिए आधी से अधिक भूमि पर कोई दूसरी फसल लगाना उन्होंने आवश्यक कर दिया है। दूसरी फसल लगाने पर किसानों को 7,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वैकल्पिक फसल उगाने के लिए आप ड्रिप सिंचाई का प्रयोग करें, यानी कि बोरवेल का प्रयोग ना करें, और इससे आपको ड्रिप लगाने के लिए कुछ भी चाहिए होगा तो हम आपको 85% तक सरकार देगी, यानी 7,000 रुपए तो वो देगी, और अगर आप ड्रिप लगवाएंगे अपने यहां तो जो उसका पैसा लगेगा उसका 85% अनुदान जो है वो सरकार की तरफ से दिया जाएगा। धान की जगह आप मक्का उगा सकते हैं, आप बाजरा उगा सकते हैं। दाल उगाने पर दोनों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार की खरीद की गारंटी, यानी आपकी फसल जो होगी वो बर्बाद नहीं होगी। आप जो भी उगाएंगे वो पूरा का पूरा जो फसल होगा वो सरकार खरीद लेगी। तो ये फिलहाल हरियाणा सरकार की योजना है, लेकिन लोगों को ये चीजें पसंद नहीं आई और हाल फिलहाल उन्होंने कहा कि आप थोड़े दिन बाद लॉन्च करते हैं। और मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर ये कोविड-19 के बाद आई होती योजना तो शायद लोग इसका स्वागत करते। अगली जानकारी है पीके नायर, इनका पूरा नाम है प्रेम कुमार नायर। प्रेम कुमार नायर को नाइजर गणराज्य का भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। नाइजर में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है और वो वर्तमान में हम्बनटोटा में भारत के महावाणिज्य के दूत के रूप में तैनात हैं। उनके शीघ्र कार्यभार संभालने की संभावना है। उनकी नियुक्ति राजेश अग्रवाल जी के स्थान पर की जा रही है, यानी अभी तक राजेश अग्रवाल जी नाइजर में भारत के राजदूत थे, अब कौन बन जाएंगे? अब बन जाएंगे प्रेम कुमार नायर। अभी हाल ही फिलहाल एक साल यानी 2020 में जितने भी आपके बदले गए हैं राजदूत या हाई कमिश्नर, उनके बारे में बात करते हैं। दीपक मित्तल जी को अभी कतर भेजा गया है, पीयूष श्रीवास्तव को बहरीन, तरनजीत सिंह सिंधु यूएसए, यहां पे पहले हर्षवर्धन सिंह श्रृंगला थे, उनको विदेश सचिव बना दिया गया तो इनको उनकी जगह भेज दिया गया। गोपाल बागले जी श्रीलंका में राजदूत हैं, विनय मोहन क्वात्रा नेपाल में राजदूत बनाए गए हैं, अजय बिसारिया जी को कनाडा में अपॉइंट किया गया है, जबकि संजय कुमार पंडा जी को टर्की में भारत का राजदूत बनाया गया है, जबकि जावेद अशरफ जो है वो फ्रांस में राजदूत बनाए गए हैं। तो इस तरीके से 6 ये हो गए और प्रेम कुमार नायर आपके अभी कहां भेजे गए हैं? वो आपके भेजे गए हैं नाइजर। तो ये आपको थोड़ा सा याद कर रखना चाहिए। आगे चलते हैं। एक विवाद सामने आया, विवाद अभी का नहीं है, विवाद बहुत पुराना है। नील नदी पर एक डैम बनाया जा रहा है, उस डैम का नाम है ग्रैंड रैंसा डैम। कौन बना रहा है? इथोपिया बना रहा है। नील नदी जो है वो 2 नदियों से मिलकर बनती है, मतलब बेसिकली व्हाइट नाइल एंड ब्लू नाइल, यानी कि ब्लू नील और सफेद नील या व्हाइट नील। तो इथोपिया द्वारा नील नदी पर एक मेगा जल विद्युत परियोजना बनाई जा रही है, जिसके जरिए 6000 मेगावाट तक बिजली का उत्पादन होगा और 65% एरिया जो है उनका कृषि का, उस पर सिंचाई पहुंचने लगेगी। तो इथोपिया का पूरा जो मोटो है कि ये योजना उन्हें करनी ही करनी है, किसी भी तरीके से उन्हें करनी है। लेकिन क्योंकि ये शुरुआती चरण में ही बन जाती है, शुरुआती चरण में बन जाती है, इसको मैं दिखाता हूं कहां पर देखते हैं। आप देखिए, ये है, ये भाई आपकी नील नदी है जो आप ब्लू कलर से देख पा रहे हैं। ये है आपका लेक टाना, टाना झील। कौन सी झील है ये आपकी टाना झील है, लिखा है, सॉरी यहां पे लिखा हुआ है, माफी चाहूंगा। ये जो है ये लेक टाना है, यहां से आपकी निकलती है ब्लू नील, और ये है ग्रेट अफ्रीकन झील जिसे विक्टोरिया झील भी कहते हैं, यहां से आपकी निकलती है व्हाइट नील। फिर ये बाद में जाके खार्तूम के आसपास मिल जाती है, सूडान की राजधानी खार्तूम के आसपास ये मिल जाती है जाके। अब यहीं पर वो एक डैम बनाने जा रहे हैं, यहीं पर इथोपिया में ब्लू नाइल के ऊपर वो एक ग्रैंड रैंसियन डैम बनाए जा रहे हैं। ग्रैंड रैंसियन डैम से क्या होगा, यहां पर ब्लू नाइल का पानी रुकने लगेगा और जिसकी वजह से इजिप्ट के पास पानी कम पहुंचने की संभावना है। इसलिए इजिप्ट नहीं चाहता है कि इस तरह की कोई परियोजना बने और वहां पर कभी भी सशस्त्र संघर्ष आरंभ हो सकता है। ऐसा नहीं है कि इसके लिए, इसको संभालने के लिए कोई नहीं है। इसके लिए नाइल बेसिन ट्रीटी है, नाइल बेसिन जो है एक कॉन्क्लेव है, सम्मेलन है, जहां पर मिलकर बातचीत की जा सकती है। लेकिन हाल फिलहाल यहां पर सभी देश जो है वो अमेरिका की शरण में चले गए हैं और अमेरिका ने इस मामले को सुलझाने के लिए सहमति जता दी है। फिलहाल इथोपिया द्वारा नील नदी पर एक मेगा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है, जिसने नदी के अनुप्रवाह में स्थित देश जैसे मिस्र और इथोपिया के मध्य जल युद्ध की संभावना को बढ़ा दिया है। अफ्रीका की सबसे लंबी नदी नील नदी के जल बंटवारे को लेकर अफ्रीकी महाद्वीप कई देशों के मध्य एक दशक से अधिक समय से विवाद चल रहा है। वर्ष 2020 के अंत में इथोपिया और मिस्र नील नदी पर जल विद्युत परियोजना के भविष्य को लेकर वाशिंगटन डीसी में बातचीत शुरू करने जा रहे हैं। ब्लू नील नदी, जो नील नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है, इथोपिया से होकर 2011 में ब्लू नील नदी पर बांध निर्माण की कार्य शुरू किया गया था, जिस पर मिस्र द्वारा आपत्ति जताई गई थी। इथोपिया द्वारा नील नदी पर बनाया जा रहा ग्रैंड रैंसा डैम
अफ्रीका का सबसे बड़ा बांध होगा, उसे 6000 मेगावाट तक बिजली उत्पादन की क्षमता है। फिलहाल सूडान ने भी इसका विरोध किया है। नील की बात करें तो नील विश्व की सबसे बड़ी नदी है और इसकी जो लंबाई है वो 4132 मील है। यह भूमध्य रेखा के दक्षिण से निकलकर उत्तरी पूर्व अफ्रीका के भूमध्य सागर में गिरती है। अफवाह बेसिन का क्षेत्रफल लगभग 12,93,000 वर्ग मील है। नील नदी बेसिन तंजानिया, बुरुंडी, रवांडा, कांगो, लोकतांत्रिक गणराज्य केन्या, युगांडा, दक्षिण सूडान, इथोपिया, सूडान और मिस्र में विस्तृत है। नील नदी की दो प्रमुख सहायक नदियां हैं, व्हाइट नील और ब्लू नील। व्हाइट नील नदी का उद्गम स्थान अफ्रीका का महान अफ्रीका झील यानी कि अफ्रीकन ग्रेट लेक से होता है, जबकि ब्लू नील का लेक टाना यानी कि टाना झील से होता है। और इसी ब्लू नील पर बना रहा है इथोपिया एक बड़ा डैम। इथोपिया से याद आया कि इथोपिया और इरिट्रिया दोनों के बीच में संबंध सुधारने की वजह से इथोपिया के राष्ट्रपति अबी अली अहमद को इस बार शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। याद आया? बूझे कि नहीं बूझे? ठीक है, चलो नेक्स्ट अगली जानकारी एक मृत्यु समाचार है। ये है शास्त्रीय संगीतकार श्यामला जी भावे। इनका भी हाल ही में निधन हो गया। वे हिंदुस्तानी संगीत के साथ साथ कर्नाटक संगीत पर भी अच्छी पकड़ रखती थी। उन्होंने सबसे पहले भारत के पहले संस्कृत धारावाहिक कादम्बरी का संगीत भी तैयार किया था। इसके अलावा उन्होंने 1997 से 2001 तक कर्नाटक संगीत नृत्य अकादमी में भी काम किया है। प्रसिद्ध गायिका को उभय गुण विदुषी यानी दोनों शैलियों में विशेषज्ञ के खिताब से सम्मानित किया जा चुका है और साथ ही उन्होंने कुछ फिल्मों के लिए संगीत भी तैयार किया है, जिनमें पहली संस्कृत फिल्म आदि शंकराचार्य भी शामिल है। तो श्यामला जी भावे का भी हाल ही में निधन हो गया। वो किससे संबंधित थी? वो वैसे तो शास्त्रीय संगीत से संबंधित थी, लेकिन साथ साथ वो कन्नड़ संगीत में भी उत्कृष्टता रखती थी यानी कि विशेषता रखती थी। अब बारी है आज के हमारे वन लाइनर की। किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में प्रवासी श्रमिकों के कौशल की पहचान करने के लिए, रोजगार प्रदान करने के लिए एक प्रवासन आयोग यानी माइग्रेशन कमीशन का गठन किया जाएगा? तो वह है उत्तर प्रदेश। 26 मई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस मोड के माध्यम से चार धाम परियोजना के तहत उत्तराखंड के चंबा सुरंग का उद्घाटन किसने किया? नितिन गडकरी जी ने। यह सुरंग कहां पर है? ये आपकी याद रखिएगा, ये ऋषिकेश से धिरासू को जोड़ते वाली रास्ते पर बीच में NH94 पर है। किसने SIDM MSME के ई कॉन्क्लेव की अध्यक्षता की? तो वह है राजनाथ सिंह। भारत की किसको संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो वह है सुमन गवनी। भारत के पहले संस्कृत धारावाहिक कादम्बरी का संगीत तैयार करने वाली श्यामला जी भावे का भी हाल ही में निधन हो गया। नासा ने किसके नाम पर अपनी अगली पीढ़ी के स्पेस टेलीस्कोप वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप का नाम बदल दिया है? तो उनका नाम है नैन्सी ग्रेस रोमन, जिन्हें हब्बल की माताजी भी कहा जाता है। किसको वर्ष 2020 में प्रतिष्ठित NYIPLA इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए चुना गया है? तो वो है IBM के राजीव जोशी। किस राज्य के किसानों द्वारा राज्य सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई मेरा पानी मेरा विरासत योजना के विरुद्ध ट्रैक्टर मार्च निकाला गया किसान बचाओ खेती बचाओ नाम से? तो वो है हरियाणा सरकार में। और भारत सरकार ने किसको नाइजर गणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया है? तो वो है प्रेम कुमार नायर। किस नदी पर ग्रैंड रैंसा डैम का विवाद चल रहा है? तो वो है नील नदी और इसके लिए इथोपिया और मिस्र के बीच में विवाद गहरा गया है। अब बारी है आज के हमारे क्विज की। 26 मई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस मोड के माध्यम से चार धाम परियोजना के तहत उत्तराखंड में चंबा सुरंग का उद्घाटन किसने किया? तो वह है सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में प्रवासी श्रमिकों के कौशल की पहचान करने और रोजगार प्रदान करने के लिए एक प्रवासन आयोग का गठन किया गया है? तो वो है उत्तर प्रदेश। किसने SIDM यानी सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर MSME के ई कॉन्क्लेव की अध्यक्षता की? तो वो है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। भारत की किनको, यहां पे किनको होना चाहिए था, संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो उनका नाम है सुमन गवनी, मेजर सुमन गवनी। दक्षिण सूडान में UN के शांति मिशन को इन्होंने सफलतापूर्वक पूरा किया है। नासा ने किसके नाम पर अपनी अगली पीढ़ी के स्पेस टेलीस्कोप वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप यानी कि W1 का नाम बदल दिया है? तो वो बदला है उन्होंने नैन्सी ग्रेस रोमन के नाम पे। ये नासा की पहली महिला एग्जीक्यूटिव थी। किसको वर्ष 2020 में प्रतिष्ठित NYIPLA इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए चुना गया है? तो उनका नाम है प्रेम कुमार नायर। ना गलत कर दिया मैंने, राजीव जोशी, IBM के राजीव जोशी। किस राज्य के किसानों द्वारा राज्य सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई मेरा पानी मेरी विरासत योजना के विरुद्ध ट्रैक्टर मार्च निकाला गया है? तो वो हरियाणा में। और उनका
नाम क्या है इस मार्च का? नाम क्या है? किसान बचाओ खेती बचाओ। ऐसा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ना। भारत सरकार ने किसको नाइजर गणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त करने की घोषणा की है? तो वो है प्रेम कुमार नायर। राजेश अग्रवाल का जगह लेंगे। किस नदी पर ग्रीन रैमसर डैम विवाद चल रहा है? तो ये नाइल नदी पर चल रहा है, अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी, विश्व की सबसे बड़ी नदी। भारत के पहले संस्कृत धारावाहिक कादम्बरी का संगीत तैयार करने वाली, उनका नाम है श्यामला जी भावे। उनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, और उम्मीद करते हैं कि कई सारी चीजें आज आपने नई सीखी होंगी, मतलब नई सीखी होंगी, नहीं नई सीखी होंगी, न्यू। तो हाल फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।